है मैंने, इसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है 36.5 टू 37.5। क्या होता है ये किसमें लिखा है मैंने, डिग्री सेल्सियस में। ठीक है सर, क्या होगा जब ये बॉडी टेम्परेचर ये बढ़ भी सकता है, ये कम भी हो सकता है। अगर टेम्परेचर बढ़ गया मतलब इससे ज्यादा हो गया, इस टेम्परेचर से ज्यादा हो गया मतलब ग्रेटर देन 37.5 डिग्री सेल्सियस, अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया तो उसी को हम हाइपरथर्मिया बोलते हैं। हाइपरथर्मिया बोलते हैं। हाइपर मतलब होता है इंक्रीज होना, इंक्रीज्ड, और थर्मिया का मतलब होता है टेम्परेचर, मतलब बॉडी का टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ता है, दैट इज ग्रेटर देन 37.5 डिग्री सेल्सियस। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट इज कॉल्ड एज हाइपरथर्मिया। वाइटल साइंस में ही हम जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, आज हम हाइपरथर्मिया के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आई वांट यू पीपल टू थिंक दैट आप सड़क पर खड़े हैं। ठीक है, आप एक सड़क पर खड़े हैं, वहाँ पे जो है आप धूप में खड़े हैं ओब्वियसली, तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मतलब लाइक टेम्परेचर वहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे टेम्परेचर है ना। मैं कोई कहानी नहीं बता रहा, पहले सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आप एक सड़क पे खड़े हैं, वहाँ पे टेम्परेचर लाइक 45 या कह सकते 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वहाँ पे। तो आपकी बॉडी से क्या हो रहा है कि कंटिन्यूसली पसीना आ रहा है, फिर अचानक जो है आपको चक्कर आने लगते हैं, वीकनेस होती है, और कुछ देर बाद जो है वो आप बेहोश हो जाते हैं। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आखिर बॉडी के अंदर ऐसा क्या होता है ना। क्या सिर्फ गर्मी की वजह से इंसान बेहोश हो सकता है? और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक बॉडी टेम्परेचर जो है क्या उसको फीवर कह सकते हैं, या कुछ केसेस में फीवर और हाइपरथर्मिया अलग होते हैं? ये आपको बताना है। आज के इस लेक्चर में हम इन्हीं सवालों के आंसर साइंटिफिक और प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। हम सिर्फ डेफिनेशन याद नहीं करेंगे, बल्कि हम ये समझेंगे कि बॉडी जो है वो नॉर्मली अपना टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करती है, ये सिस्टम कब फेल होता है, और कैसे एक सिंपल हीट एक्सपोजर धीरे धीरे जो है हीट क्रैम्प्स में कन्वर्ट होता है, देन उसके बाद हीट एग्जॉशन, और आखिर में हीट स्ट्रोक में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ना। लेक्चर के एंड तक क्या होगा, आप हाइपरथर्मिया का कंप्लीट मैकेनिज्म, साइंस एंड सिम्टम्स और मैनेजमेंट इतने लॉजिकली समझ जाओगे कि इससे रटने की कोई भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक सिंपल क्वेश्चन से कि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से सुनना, ये जो हमारी बॉडी होती है, ठीक है ना, ये ह्यूमन बॉडी है, इसका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ये नॉर्मल टेम्परेचर है, एंड टेम्परेचर मैंने, इसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है 36.5 टू 37.5। क्या होता है ये किसमें लिखा है मैंने, डिग्री सेल्सियस में। ठीक है सर, क्या होगा जब ये बॉडी टेम्परेचर ये बढ़ भी सकता है, ये कम भी हो सकता है। अगर टेम्परेचर बढ़ गया मतलब इससे ज़्यादा हो गया, इस टेम्परेचर से ज़्यादा हो गया, मतलब ग्रेटर देन 37.5 डिग्री सेल्सियस अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया, तो उसी को हम हाइपरथर्मिया बोलते हैं। हाइपरथर्मिया बोलते हैं। हाइपर मतलब होता है इंक्रीज होना, इंक्रीज्ड, और थर्मिया का मतलब होता है टेम्परेचर, मतलब बॉडी का टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ता है, दैट इज ग्रेटर देन 37.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है सर, दूसरी कंडीशन क्या होगी जो हमें आज डिस्कस नहीं करनी है, इससे टेम्परेचर कम भी तो हो सकता है। अगर इस नॉर्मल रेंज से टेम्परेचर कम हो गया, मतलब कि लेस देन 36.5 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम हाइपोथर्मिया की कंडीशन बोल सकते हैं। हाइपो का मतलब होता है डिक्रीज होना, थर्मिया का ऑब्वियस सी बात है इसका मतलब होता है टेम्परेचर। ये हमें आज डिस्कस नहीं करना है, ये आप ऐसे ही रखना। फिलहाल हम ये कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं कि जब बॉडी का टेम्परेचर इस नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम हाइपरथर्मिया बोलते हैं। ध्यान से सुनना, अब मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें, जो मैंने बता दिया आपको, इज अ रेज्ड बॉडी टेम्परेचर देन नॉर्मल रेंज, ये मैंने बता दिया। मेनली सर ये कैसे होता है, सर आपने सुना होगा हमारी बॉडी का एक थर्मोरेगुलेटरी सेंटर होता है हमारी ब्रेन में, है ना। हमारे ब्रेन में एक टेम्परेचर को कंट्रोल करने का, थर्मो मतलब टेम्परेचर, रेगुलेट करना मतलब कंट्रोल करना, सर यही सेंटर हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जिसको हम हाइपोथैलेमस के नाम से जानते हैं। आगे चल के आपको सारी चीजें मैं मैकेनिज्म के साथ डिटेल में समझाऊंगा, कुछ चीजें यहाँ पे आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, फिलहाल डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है सर, यहाँ पे क्या हो रहा है कि थर्मो रेगुलेशन यहाँ पे फेल हो जा रहा है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज तो हो रहा है, बट अनकंट्रोलेबली इंक्रीज हो रहा है, जिसको हम कंट्रोल ही नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि कंट्रोल करने का जो सिस्टम होता है, कंट्रोलर यूनिट, सर इसका जो मेजर होता है, वो थर्मोरेगुलेटरी सेंटर हाइपोथैलेमस यहाँ पे उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से हाइपरथर्मिया हो जा रहा है। ठीक है सर इसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? अकॉर्डिंग टू बुक मैं पढ़ा रहा हूं, अगर मैं खुद से पढ़ाता तो वो अलग चीज थी, लेकिन यहाँ पे मुझे इसी हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं हाइपरथर्मिया की वजह से, जैसे हीट क्रैम्प्स, ये माइल्ड होता है, देन मॉडरेट केस में हीट एग्जॉशन होगा, देन उसके बाद हीट स्ट्रोक की कंडीशन हमने जो है वो देखने को मिल जाएगी। अब इसको ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर हाइपरथर्मिया को हमने टाइम पर ट्रीट नहीं किया, मतलब अगर टाइम पर हमने इस कंडीशन को ट्रीट नहीं किया, हाइपरथर्मिया की कंडीशन को, तो क्या होगा, क्या पेशेंट को सिर्फ बुखार जैसा फील होगा? नहीं, जब बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है, तो क्या होता है कि बॉडी का कूलिंग मैकेनिज्म धीरे धीरे फेल होने लगता है। इसके बाद जो है ऑब्वियसली बात है, प्रॉब्लम्स एकदम से तो नहीं आएंगी, स्टेप बाय स्टेप होगी, एकदम से प्रॉब्लम्स जो है एक साथ नहीं आती है, वो सिस्टमैटिक चलती है, मतलब स्टेप बाय स्टेप डेवलप होती है। सबसे पहले क्या होगा, पेशेंट को हीट क्रैम्प्स आने लगते हैं, है ना। अगर इस स्टेज पर भी ध्यान नहीं दिया तो कंडीशन
कंडीशन और सीवियर होकर हीट एग्जॉशन में कन्वर्ट हो सकती है। और अगर हमने फिर भी ट्रीटमेंट नहीं किया तो बॉडी का थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम फेल हो जाता है, लगभग फेल हो जाता है, और पेशेंट जो है वो हीट स्ट्रोक में चला जाता है। यानी हाइपरथर्मिया जो होता है उसकी सिवियरिटी को हम 3 स्टेजेस में समझ सकते हैं। सबसे पहला हीट क्रैम्प्स जिसको हम माइल्ड स्टेज बोलते हैं, देन उसके बाद हीट एग्जॉशन जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम मॉडरेट स्टेज बोलते हैं, देन लास्ट में एक कन्वर्ट होता है हीट स्ट्रोक में जिसको हम सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग जो है स्टेज कह सकते हैं। ठीक है सर, अब सवाल आता है, सबसे पहले अगर हम हीट क्रैम्प्स की बात करें, सबसे पहले ये जो सवाल है हमारे पास, हाइपरथर्मिया की सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन हीट क्रैम्प्स ही क्यों होती है? तो सवाल होगा आपके जहन में, ध्यान से सुनना। जब कोई भी पर्सन जो है बहुत देर तक काम कर रहा होता है धूप में, है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और वो काम कर रहा होता है, तो क्या होता है, बॉडी को ठंडा रखने के लिए बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है ना। ये नेचुरल कूलिंग सिस्टम होता है हमारी बॉडी का कि जब हम बहुत ज़्यादा देर तक काम कर रहे होते हैं गर्मी में, तो क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है, नेचुरल सिस्टम मतलब, है ना। सर क्या जब ये स्वेट आने लगता है, जब पसीना आने लगता है, क्या ये खाली पानी होता है? यही तो कन्फ्यूजन है। वहाँ पे हमारे स्वेट के साथ साथ क्या होता है, एक तो वाटर लॉस तो होता ही है, बट उसके साथ साथ कुछ मात्रा में, कुछ कंसंट्रेशन में हमारा सोडियम भी लॉस होता है, हमारा पोटेशियम भी लॉस होता है। पोटेशियम को छोड़ो, लेकिन जो सोडियम होता है ना, सोडियम की कमी की वजह से क्या होता है, मसल्स प्रॉपर्ली फंक्शन ही नहीं कर पाती और पेनफुल मसल स्पाज्म्स जो है वहां पे देखने को मिल जाते हैं, मसल क्रैम्प्स वहां पे देखने को मिलते हैं, जिसको हम हीट क्रैम्प्स बोलते हैं, वो वहां पे डेवलप हो जाते हैं। सर ये ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं, ये हीट क्रैम्प्स कहाँ पे होते हैं, ये मसल स्पाज्म ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं? आपकी लेग्स की मसल्स में होंगी, लेग्स पे, आर्म्स पे, है ना, या फिर एब्डोमेन के जो मसल्स होते हैं वहाँ पे ये जो है हीट क्रैम्प्स आपने देखने को मिलेंगे। अगर इसी स्टेज पर पेशेंट को हमने क्या किया, रेस्ट दिया, उसको रिप्लेसमेंट थेरेपी दी, उसको ORS दिया, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी दी, तो पेशेंट जो है वो ऑब्वियसली वहाँ पे रिकवर कर जाएगा। लेकिन अगर ट्रीटमेंट यहाँ पे हमने नहीं दिया तो क्या होगा, कंडीशन और सीवियर होकर हीट एग्जॉशन में जो है वो बदल जाती है। सर इसको हम कैसे मैनेज करेंगे? इसके जैसे इसमें यहाँ पे भी लिखा है कि ये डिहाइड्रेशन और लेस सोडियम की वजह से होता है। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर लॉस की वजह से, और सोडियम लेवल्स इसमें लॉस हो जाते हैं स्वेटिंग की वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से पेनफुल मसल क्रैम्प्स होते हैं और प्रोफ्यूज स्वेटिंग। प्रोफ्यूज मतलब बहुत ज़्यादा, स्वेटिंग मतलब वो वैसी बात है, पसीना, बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है, ठीक है, ताकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो सके। सर मैनेजमेंट कैसे करेंगे? आप यहाँ पे उन मसल्स पे जहाँ पे क्रैम्प्स हो रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करेंगे और सिप्स ऑफ वाटर अप्लाई करेंगे, सिप्स ऑफ वाटर ऑफर करेंगे वहाँ पे, और आइस पैक्स अगर पॉसिबल है तो वहाँ पे आइस पैक्स लगा सकते हैं, और सोडियम को रिप्लेस करेंगे उसको, मतलब सोडियम भी आप उसको दे सकते हैं। सबसे बेस्ट रहता है ORS, अगर आप उसको पिलाएंगे तो वो सबसे बेस्ट रहता है रिप्लेसमेंट थेरेपी में, ठीक है। सर अब क्वेश्चन है कि सर हीट एग्जॉशन होता क्या है? ध्यान से सुनना, जो हीट क्रैम्प्स थे यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारा वाटर लॉस थोड़ा हो रहा था और उसके साथ साथ सोडियम भी बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। सर हीट एग्जॉशन में क्या होगा, अगर हमने हीट क्रैम्प्स को ट्रीट नहीं किया, इस बंदे को ORS इलेक्ट्रोलाइट्स थेरेपी नहीं दिया, इसको ट्रीट नहीं करा, तो क्या होगा, हीट क्रैम्प्स को इग्नोर किया हमने, तो क्या होगा, पेशेंट अगर गर्मी में ही काम करता रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, अब बॉडी से सिर्फ सोडियम लॉस नहीं होगा, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी बॉडी से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोफ्यूज मतलब एक्सेसिव स्वेटिंग जो है बॉडी में होगी। बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की वजह से क्या होगा, सोडियम लॉस होगा बहुत ज़्यादा, प्लस उसके साथ वाटर लॉस भी बहुत ज़्यादा, मतलब डिहाइड्रेशन और ब्लड वॉल्यूम भी इसमें कम हो जाए, क्योंकि डिहाइड्रेशन में वाटर लॉस हो जाएगा और वाटर लॉस में ऑब्वियस सी बात है बॉडी में पानी कम होगा, पानी कम मतलब ब्लड में भी वॉल्यूम कम रहेगा, ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, तो हार्ट को बॉडी में ब्लड पंप करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बॉडी की कूलिंग कैपेसिटी भी जो है वो भी कम होने लगती है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हीट एग्जॉशन बोलते हैं। पेशेंट में आपने क्या देखने को मिलेगा, जैसे प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगी पेशेंट में, वीकनेस होगी, डिजीनेस होगा, हेडेक होगा पेशेंट में, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव थर्स्ट होगा, मतलब उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, नौशिया वॉमिटिंग होगा, ये जैसे सिम्टम्स जो है वो देखे जाते हैं। बॉडी का टेम्परेचर आमतौर पे 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, मतलब कि 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको ध्यान देना, 100.4 है टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट में है, मैंने डिग्री सेल्सियस में भी 38 टू 40 डिग्री सेल्सियस के बीच देखा जाता है। और सिम्टम्स मैंने कहा यहाँ पे, ये जो डायफोरिस्ट होता है इसका मतलब होता है एक्सेसिव स्वेटिंग, लेकिन यहाँ पे आपको क्या होगा सर, ये यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा। डिसऑरिएंटेशन क्यों होता है, क्योंकि जब ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है तो ब्लड प्रेशर कम होता है और इसकी वजह से ब्रेन को ब्लड, ऑब्वियस सी बात है, जब बॉडी में ही ब्लड कम है तो ब्लड प्रेशर कम है तो ब्रेन को भी ब्लड कम जाएगा, तो उसकी वजह से ब्रेन अपना काम सही से नहीं कर पाता, तो वहाँ पे डिसऑरिएंटेशन, मतलब उस बंदे को हो सकता है उसको कन्फ्यूजन होगा, उसको जो है प्लेस का पता नहीं चलेगा, उसको पर्सन्स के बारे में पता नहीं चलेगा, दैट इज कॉल्ड एज डिसऑरिएंटेशन। और प्रोफ्यूज परस्पिरेशन, ये आप जो है हो सकता है, ये सीवियर कंडीशन में होता है, मतलब कि इसको हम हाइपर हाइड्रोसिस में देखते हैं, जो कि क्रोनिक कंडीशन होती है जिसमें बहुत ज़्यादा जो है पसीना आने लगता है, सारे कपड़े गीले पड़ जाते हैं। ये मतलब कि आपको ये जो थायराइड ग्लैंड की डिजीज होती है तो वहाँ पे देखने को जो है मिल सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स आपने इस कंडीशन को मिल सकते हैं। इस स्टेज में पेशेंट को जो है आपने क्या करना है, आपने उसको उसके क्लोथ्स लूज करने हैं, है ना, कूल क्लोथ्स उसको देने हैं, बाथ भी दे सकते हो, ठीक है, अगर टाइट क्लोथ्स हैं तो उसको लूज करने हैं, ऑरल IV फ्लूइड्स देने हैं और बॉडी को कूल करना जरूरी होता है, ठीक है, कूल प्लेस पर आपको ले जाना है और उसमें जो है आपको सिप्स ऑफ वाटर भी आप इस बंदे को देंगे, ठीक है। लेकिन अब अगर क्या होता है, अगर हीट एग्जॉशन का भी टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा तो बॉडी का थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम जो है वो फेल होने लगता है और पेशेंट जो है वो सबसे डेंजरस स्टेज यानी हीट स्ट्रोक में चला जाता है, ठीक है।
सर अब ये क्या होगा, हीट स्ट्रोक कब होगा? क्योंकि मैंने कहा हीट एग्जॉशन को अगर हमने ट्रीट नहीं किया, अगर हीट एग्जॉशन का भी ट्रीटमेंट नहीं किया तो क्या होगा, अब बॉडी का थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म फेल होने लगता है, यानी बॉडी अपना टेम्परेचर कंट्रोल ही नहीं कर पाती और टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा हो जाता है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं सर? इस कंडीशन को हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। यही ये जो हीट स्ट्रोक होता है ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, इसको हमने ट्रीट मतलब कि एनी हाउ ट्रीट करना ही पड़ता है, वरना बंदा मर भी सकता है। इस स्टेज में क्या होता है, पेशेंट की स्किन हॉट हो सकती है और ड्राई भी हो सकती है, जो कि क्लासिकल हीट स्ट्रोक कहलाया जाता है। बंदे को कंफ्यूजन भी होता है ना, इस बंदे को जिसको हीट स्ट्रोक होता है उसमें कंफ्यूजन होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। अल्टर्ड मेंटल स्टेटस होगा, मतलब उसका वो मेंटली जो है वो सही नहीं लगेगा, सिजर्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर अनकॉन्शियसनेस भी हो सकती है। अगर तुरंत मतलब हमने फास्टली हमने इसको जो है ट्रीटमेंट नहीं दिया तो हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ब्रेन हो गया, किडनी हो गया, लिवर हो गया और हमारा हार्ट हो गया, इन जैसे ऑर्गन्स में क्या होगा, उनमें डैमेज हो सकते हैं और पेशेंट की जान भी जा सकती है। इसीलिए हमने क्या करना होता है, मैनेजमेंट में हमने सबसे पहले ABC को करना पड़ता है। ABC का A मतलब एयरवे, B मतलब ब्रीदिंग, C मतलब सर्कुलेशन। ये हमने एसेस करना पड़ता है। पेशेंट को रैपिड कूलिंग देते हैं, जैसे आइस पैक्स, कोल्ड वाटर इमर्शन या फिर इवेपोरेशन कूलिंग आप दे सकते हैं, और IV फ्लूइड शुरू करते हैं और पेशेंट को इमीडिएटली जो है इमरजेंसी केयर देते हैं या फिर ICU में शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्विक रिकैप करते हैं इन तीनों का। हमने क्या क्या पढ़ा, हीट क्रैम्प्स पढ़ा, हीट एग्जॉशन पढ़ा, हीट स्ट्रोक पढ़ा। हीट क्रैम्प्स में हमने क्या देखा, उसमें सोडियम लॉस होता है, उसमें पेनफुल मसल क्रैम्प्स होते हैं। प्लस जो हीट एग्जॉशन होता है इसमें क्या होता है, वाटर लॉस होता है, वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस भी होता है, प्लस प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है, वीकनेस होती है, डिहाइड्रेशन होती है। और हीट स्ट्रोक में क्या होता है, थर्मो रेगुलेशन फेल हो जाता है, टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज़्यादा चला जाता है। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे सीजर्स हो गया, यहाँ पे जो मैंने पढ़ाया आपको, कन्फ्यूजन वगैरह सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, और ये लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी होती है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि हाइपरथर्मिया के स्टेजेस क्या क्या होते हैं, तीनों स्टेज हमने बहुत अच्छे से समझे। अगर आपको किसी भी जगह पे कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, ये पहला पार्ट था, सेकंड पार्ट इंशाल्लाह इसको जल्दी आएगा। ठीक है, तो कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो और ज़्यादा मेहनत करेंगे इस पर, अगर कन्फ्यूजन है तो कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, खुदा हाफिज़।